चलिए चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। हम लोग अभी इतिहास के 4 चैप्टर को अभी तक 6 लेक्चर पढ़ चुके हैं और ये आज कैवा लेक्चर है, 7वां लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम लोग चलते हैं। लेक्चर नंबर 7। बताइएगा कहां तक हुआ है। बताइएगा आप लोग कहां से शुरू करना है। अच्छा, द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि ये हो चुका था कल, इसके आगे से ना। अच्छा यहाँ चलिए सब लोग हेडिंग बना ले इसको। द्वितीय विश्व युद्ध। चलिए बाबू सब कोई ध्यान दीजिए। तो द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत 1939 में हुआ और ये खत्म हुआ 1945 ईस्वी। चलिए सबको ये ध्यान दीजिए, अटेंशन हो जाइए सब कोई। हेलो, चलिए ध्यान से सबको ये पढ़ाई आगे की ओर ध्यान से। लिखने का समय जब बोला जाए कि लिखिए तब लिखिए, और जब बोला जाए समझना तो समझना है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर तो आपको ये याद रख लेना है कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुआ। ठीक, हम लोग इसी चैप्टर में अभी प्रथम विश्व युद्ध की जानकारी लिए। अब आपको कुछ सामान्य क्वेश्चन है ना। चलिए पहले कुछ एक आध दो क्वेश्चन ले लिया जाए, उसके बाद फिर ना आगे हम लोग चलेंगे। ठीक है, एक सेकेंड। चलो तो आइए क्वेश्चन की हम लोग थोड़ा बहुत शुरुआत कर लेते हैं और कुछ कुछ सवाल को हम लोग लेकर फिर आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए सभी क्लास की हो बच्ची? नहीं की हो, डेली क्लास आई है ना। चलो इधर से बाबू, तुम सभी क्लास किए हो ना, कॉपी नहीं देखना है। चलिए बताना है आपको, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालीन कारण आपको बताना है। तात्कालिक कारण। तुम लोग इधर कहां जा रहे हो जी? तात्कालीन कारण बताएं, बोलो जल्दी से। क्या होगा इसका आंसर? साराजेवो का हत्याकांड। सही जवाब है ना? होगा ना यही? चलिए बैठ जाइए। तो बाबू दूसरा नंबर में खड़ा हो जाओ। साराजेवो में किसकी हत्या हुई थी, नाम बताओ जी। साराजेवो में किसी की हत्या हुई होगी ना? किसकी हत्या हुई? कोई बोल सकते हैं? बहुत सारे हाथ खड़े हो गए। हाँ बोलिए। आर्क, ड्यूक, नहीं फ्रेंडली नेट। बैठ जाइए, चलिए बैठ जाओ बाबू। एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलो रोहित,
सवाल नंबर तीसरा है, बताओ, ध्यान से सुनना, एकदम आसान क्वेश्चन पूछ रहे हैं, है ना। बताओ कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी पर हर्जाने की राशि कितनी थोपी गई, बताओ जल्दी से, बोलो जल्दी। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी पर हर्जाने की राशि कितनी थोपी गई है? हाँ जी, 10 अरब। तो 10 अरब बोल रहे थे, कितना अरब होगा? 6 अरब। कोई दिक्कत? चलिए बैठ जाइए, एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं, है ना, तब आगे स्टार्ट करते हैं। चलो जी, निराला बाबू, निराला खड़ा होइए। एकदम सिंपल क्वेश्चन तुमसे भी पूछ लेते हैं, बड़ा आसान क्वेश्चन है। बताना है कि वर्साय की संधि कब हुई? जल्दी बताइए तो फटाक से। इस सब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, जब ऑब्जेक्टिव टेस्ट लूंगा, जब ये चैप्टर खत्म होगा, तो जल्दी से बताइए, फटाक से जल्दी बताइए। याद नहीं है? 28 जून, और उसके साथ भी तो कुछ बोलना है। और इसके अलावा कौन बता सकता है? अरे भाई, एकलौता तुम हो, सबका हाथ उठ गया जी। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, तुम भी बैठ जाओ। चलो जी, अंजलि बताओ। 28 जून 1919 सही है क्या? बेचारा एक ही शब्द बोल पा रहा था, 28 जून। एक आगे ये वाला बतिया भुला गया था ना जी। ओके, एक आध क्वेश्चन और ले लिया जाए क्या? यही तो होता है, क्वेश्चन पूछे के मन करता है तो बढ़िया मनी पूछ लेते हैं, सुर बन जाता है जी। चलो जी, गीता बताइए कि प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद कौन सा संगठन बना था, अंतरराष्ट्रीय संगठन, कि भविष्य में युद्ध ना हो, उसको रोकने के लिए एक संगठन। कॉपी नहीं देखनी है, नहीं याद है चलेगा, चोरी नहीं। हाँ जी, बिल्कुल सही। क्या बना था? बना था ना जी, वेरी गुड, बैठ जाइए। समझ गए सब कोई? अब रहने देते हैं ना, अब चलो क्लास स्टार्ट करते, ठीक? आइए बाबू, द्वितीय विश्व युद्ध इतना जल्दी, इतना भयानक एक युद्ध समाप्त हुआ है, और दूसरे युद्ध की हम लोग कल्पना नहीं कर सकते थे। लेकिन क्या करबा, जो होवे के है सही होता है कि ना। तो आइए कहानी को अगले मोड़ की ओर लेके चलते हैं। सबको ये टेंशन हो गए? आइए, बीच बीच में सवाल का दौर जारी रहेगा, इसलिए अलर्ट मोड में ध्यान रखें। कभी किसी से भी कोई भी सवाल पूछा जा सकता है बाबू, ओके। तो पेरिस के शांति समझौते से असंतुष्ट राज्यों ने 1936 के अंत तक इस व्यवस्था के अंतर्गत अपने कर्तव्यों से स्वयं को मुक्त कर लिया। कहने का मतलब ये है, पेरिस के शांति समझौता से बहुत सारे देश असंतुष्ट थे, और 1936 आते आते सभी लोगों को जो जिम्मेवारी मिली थी, जो भरपाई करने का बात कहा गया था, कहा कि अब हम लोगों से ये काम नहीं होगा, क्योंकि युद्ध केवल और केवल हम लोगों ने नहीं लड़ा था, सब लोग लड़े थे। तो जिम्मेवारी एक दो आदमियों को क्यों, एक दो देशों को क्यों, है ना।
अब वे अपनी क्षतिपूर्ति का दावा कर रहे थे, जिसका अर्थ क्षतिपूर्ति न होने पर केवल युद्ध ही हो सकता है। अब ये लोग जो देश जो क्षतिपूर्ति हुआ, हरलका देश, वो अब कह रहे हैं कि हम लोगों को भी क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए। अगर हम लोगों को क्षतिपूर्ति नहीं मिलती है तो उसका हिसाब, ऐसे डायलॉग होता है एगो, है ना, आम गांव जवार या फिल्म में बोला जाता है, खून के बदला खून, ऐसा बोला जाता है ना, है ना। मतलब जर्मनी या अन्य देशों ने क्या किया, कहा कि देखो हम लोगों को भी जो क्षतिपूर्ति हुआ है उसका भी हिसाब होना चाहिए। अगर नहीं हिसाब होता है तो फिर से युद्ध करने के लिए तैयार रहो, है ना। इस खतरे के कारण ब्रिटिश सरकार जो अपनी ओर से निशस्त्रीकरण, निशस्त्रीकरण का मतलब क्या होता है, निशस्त्रीकरण, निशस्त्रीकरण का मतलब होता है कि आप अपने देश में अब अस्त्र शस्त्र नहीं बनाओगे, है ना। सभी देश को अब अस्त्र शस्त्र नहीं बनाना है, ओके, उसको निशस्त्रीकरण कहते हैं। एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहती थी, ऐसा करने का इरादा छोड़ दिया। अरे भाई, जब युद्ध की कोलाहल चलने लगा, युद्ध का माहौल आने लगा, सोचा था ना कि निशस्त्रीकरण का योजना लागू हो, पूरे विश्व में निशस्त्रीकरण हो, लेकिन जैसे ही देखा कि अरे ये तो बोलचाल होने लगलो युद्ध के, भाई सब त्यागो मत, बनाओ, चुपे चुपे बनाते रहो, और प्रतिरक्षा के नाम पर शस्त्रीकरण में जुट गए। हो गया पूरा निशस्त्रीकरण के जो बात चल रहा था वो क्या आ गया, शस्त्रीकरण में शस्त्र लोग बनाना शुरू कर दिए। राष्ट्र संघ इन तमाम घटनाओं का मौन और मुख्य साक्षी बना रहा, और अंततः वह घड़ी आ ही गई। द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों की चर्चा क्रम में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति और पेरिस संधि से लेकर 1939 तक के घटनाक्रम का उल्लेख प्रासंगिक होगा, जिसकी अपरिहार्य परिणति के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध है। बात तो ये हो गई कि राष्ट्र संघ इन तमाम घटनाओं का मौन और चुप। ए भाई, तुमको बनाया क्यों गया? राष्ट्र संघ को बनाया ही इसलिए गया था कि आप जो हो रहे थे देश दुनिया के अंदर, जो तमाम चीज हो रहे थे उस पर आपका पैनी नजर होना चाहिए। बनाया ही आपको इसलिए गया था, लेकिन आपने तो इसको ध्यान में नहीं रखा, और यदि आप ध्यान में नहीं रखे तो आपका जो व्यवस्था, आप जो संगठन बना था तो फेलुअर हो गया, और स्थिति क्या आ गया, आखिर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की कहानी स्टार्ट होने वाली है। तो इसमें कोई विशेष क्वेश्चन आई नहीं, है ना। हाँ, आप ये कह सकते हो, एक प्रश्न अगर आपको बनाना है तो ये बना सकते हो आप कि राष्ट्र संघ, हालांकि अगला टॉपिक में ये आ जाएगा, राष्ट्र संघ असफल क्यों हुआ, है ना। आप इसको लिख लो, तो घर से सवाल इसको लिख के लाना, तो ये तो जेन्युइन क्वेश्चन है ना। आप इसको क्वेश्चन बना लो, सब कोई क्वेश्चन बनाओ। क्वेश्चन नंबर 1 आपका सवाल है कि राष्ट्र संघ असफल कब क्यों? राष्ट्र संघ असफल, अरे भाई कहां चला गया, राष्ट्र संघ असफल कैसे होते, राष्ट्र संघ असफल कैसे हुआ, है ना। तो आप कई कारण दे सकते हैं, कुछ तो कारण आप यहां से भी नोट डाउन कर सकते हैं कि राष्ट्र संघ इन तमाम घटनाओं का मौन और मुख्य साक्षी बना रहा है ना। जो इसके सदस्य देश थे वो भी राष्ट्र संघ की बात को फॉलो नहीं कर रहे थे। ओके, हो जाएगा। चलिए इसको लिखिएगा। अब आइए वर्साय संधि की विसंगतियां।
यानी आप कह सकते हैं, मैंने उस टाइम भी आप लोगों को ये बात बताया था, ध्यान से समझिएगा। वर्साय संधि की विसंगतियां, मैंने आपको प्रथम विश्व युद्ध में उसी समय एक बात रिपीट किया था, ये जो वर्साय संधि है इसी में द्वितीय विश्व युद्ध का बीज रूप दिया गया। क्या किया गया? बीज रूप दिया गया। और यही देखो 1939 तक ये बीज पौधा बन गया और युद्ध की परिणति हुई। द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण वर्साय की संधि में ही हो गया था। ओके, पेरिस शांति सम्मेलन में ये सिद्धांत की बातों को विजित राष्ट्र गुप्त संधियों के माध्यम से झुठलाते भी रहे। सोवियत रूस ने गुप्त संधि की शर्तों का भंडाफोड़ कर जहां एक और विजित राष्ट्रों की हकीकत को उजागर किया, वहीं पराजित राष्ट्र सत्य से परिचित हो बौखलाहट से भर गए। देखिए, आपको याद होगा कि वर्साय की संधि में जो विजित राष्ट्र रूस था उसको भी उस सम्मेलन में नहीं बुलाया गया था। बुलाया गया था, अरे भाई तो वो जीता हुआ देश था, है ना, आप उसको भी नहीं बुलाए। तो उसको नहीं बुलाए तो वो तो भाई कुछ कुछ बोलबे न करेगा। अरे कुछ बोलेगा कि नहीं बोलेगा? तो कुछ बोला भी और इस सत्य से परिचित हुआ कि अरे ये तो जो हारे हैं देश उसके साथ तो बड़ा ही अन्याय हुआ, है ना। तो आप ऐसे भी कुछ प्रश्न बना सकते हो, द्वितीय विश्व युद्ध के कौन कौन से कारण हैं? तो एक तो कारण हो जाएगा वर्साय संधि की विसंगतियां, ये भी एक कारण है। ओके, आगे चलते हैं। वचन विमुखता, अगली बात हम लोग क्या करेंगे? वचन विमुखता। राष्ट्र संघ के विधान पर हस्ताक्षर कर सभी सदस्य राज्यों ने वादा किया कि वे सामूहिक रूप से सबकी प्रादेशिक अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता की रक्षा करेंगे। बाबू, वचन विमुखता का मतलब क्या होता है कि आपने जो संगठन बनते समय जो आपने वचन दिया था, क्या आप उस वचन पर खरे उतरे हो? जो आपने वचन दिया था क्या उस पर आपने अमल किया? वचन क्या था? जब राष्ट्र संघ बना था तो सभी सदस्य जो राष्ट्र संघ के सदस्य थे उसने वादा किया था कि सामूहिक रूप से सबकी प्रादेशिक अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता की रक्षा करेंगे। क्या बात किया था? प्रादेशिक अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता की रक्षा करेंगे। पर राष्ट्र संघ बनने के बाद जो भी सदस्य राज्य थे इस बात पर अमल नहीं किए। इस बात पर अमल तो उसको वचन विमुखता कहेंगे ना। आपने प्रॉमिस किया है ना, जैसे शिक्षक से आपने वादा किया कि नहीं सर, इस टेस्ट में मेरा कम नंबर आया है, अगले टेस्ट में मैं बेहतर से बेहतर नंबर लाऊंगा। लेकिन बोल तो दिए और अगले टेस्ट में आपका नंबर हल्कों से कम गया, तो उसको क्या बोलिएगा? वचन विमुखता बोलिएगा ना। आपने अपने घर वालों से, मम्मी पापा से कहे कि एक को कोचिंग से शिकायत ना तब हमारा नाम के, है ना, एक को शिकायत ना। अब पता चलल कि ऐसा वादा कर ला और शिकायत की संख्या और बढ़ गई, तो कुछ ही हो गए। वचन विमुखता, वचन विमुखता, है ना। अवसर आने पर सब समर्थ राष्ट्र पीछे हटते गए। रूस को सदस्य नहीं बनाया गया, अमेरिका सदस्य बनने से इनकार कर दिया, चीन जापान की साम्राज्यवादी नीतियों का शिकार होता रहा और इटली अबिसिनिया को रौंदता रहा। देख रहे हो एकदम गौर से एक एक पॉइंट। भैया हेलो, इधर देखिए, जब भी एकदम दिमाग में एक चीज बिल्कुल रख लो, है ना, इतिहास सुनिए एकदम ना फोकस्ड हो के चीजों को, एक एक शब्द, है ना, पढ़ने का वसूल ही यही है ना। आप पढ़िए तब पूरी तरह से एकदम ना खो जाइए। हम जो बात बोल रहे हैं उसके एक एक पॉइंट को सुनिए, वही फायदेमंद आपको रहेगा, है ना। ठीक है, ध्यान से समझिएगा।
हुआ क्या से देखिए, अवसर आने पर सब समर्थ राष्ट्र पीछे हटते गए, जिसके पास समर्थ है वो भी पीछे हटते गए। जैसे कभी एक उदाहरण से इस बात को समझिए, है ना, आप लोगों के साथ बहुत सारे दोस्त मित्रता करते होंगे, दोस्ती बनाए रखे होंगे, है ना, और जरूरत अभी नहीं है लेकिन जरूरत से पहले आपको ना खूब प्रमोशन किए हैं, है ना, कि ये बाबू जब कुछ जरूरत पड़ेगा ना, जब तुम्हारे पास संकट आएगा तो टेंशन मत लीजिए, तुम्हारा ही दोस्त है ना। लेकिन जब जरूरत पड़ा तो वो दोस्त कोसों दूर रहा, नहीं तो फोन उठा रहा है, न मदद करने के समय आ रहा। तो जो प्रबल राष्ट्र थे वो भी पीछे हटते गए। प्रबल राष्ट्र क्या होते गए, रूस को सदस्य नहीं बनाया गया, राष्ट्र संघ का सदस्य रूस को नहीं बनाया गया, अमेरिका सदस्य बनने से इनकार कर दिया, अमेरिका सदस्य बनने से चीन जापान की साम्राज्यवादी नीति का शिकार होते गया, है ना। चीन जो है, जापान जो है से चीन को झेले जा रहा है, जापान अपना साम्राज्यवादी बढ़ाते जा रहा है चीन के अंदर, चीन अलगे व्याकुल हो रहा है, ठीक ना। इटली अबिसिनिया को रौंद रहा है, इटली जो है अबिसिनिया को रौंद रहा है ना। फ्रांस चेको स्लोवाकिया के विनाश में सहायक हुआ, देख रहे हो, फ्रांस इसको रौंद रहा है, इटली उसको रौंद रहा है, जापान इसको रौंद रहा है, रूस को सदस्य नहीं बनाया गया, अमेरिका चाह नहीं रहा है ना। हिटलर, अभी हम लोग 9th क्लास में ना एक हिटलर से चैप्टर पढ़ेंगे, एक चैप्टर है 9th क्लास में, अभी हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद वाले में, है ना, नाजीवाद, क्या पढ़ेंगे, है ना। उसमें पूरी तरह से हिटलर जर्मनी के लिए बड़ा प्रमुख भूमिका निभाया है ना। मतलब कहा न जाए ये मैंने जादू था इसके शब्द में, है ना, जादू था। मैंने जो भी कोई बात बोले ना हिटलर जनता जनार्दन के बीच, तो उसकी बातों से लोग अट्रैक्ट हो जाते थे, मतलब कहो ना कि जादू, मैजिशियन था, है ना, शब्द, ठीक है। हिटलर चेक राज्य को हड़पता रहा और ब्रिटेन तथा फ्रांस देखते रह गया, देख रहे हो, कोई नियम है जी। हिटलर चेक राज्य को हड़पता रहा और ब्रिटेन और फ्रांस चुपचानी रहते रह गए, है ना। धोखेबाजी की नीति से आक्रमण प्रवृत्तियों को काफी प्रोत्साहन मिला। जापान ने चीन पर आक्रमण कर, देखो, मंचूरिया पर अधिकार कर लिया। जापान ने चीन पर आक्रमण कर किस पर अधिकार कर लिया, प्रश्न बन गया कि नहीं बाबू, है ना। क्या बनाओगे, लिख लो जल्दी से। चीन के, एक सेकेंड लिखो, चीन पर आक्रमण, चीन पर आक्रमण कर मंचूरिया पर किसने अधिकार किया, किसने अधिकार किया बाबू, बोलिए लोग सब, तुम लोग, जापान ने। गड़बड़ बात हो रही है कि नहीं हो रही है ना। चीन पर आक्रमण कर मंचूरिया पर किसने अधिकार कर लिया, जापान ने अधिकार कर लिया, ठीक है ना। अबिसिनिया, मुसोलिनी देखो ये, है ना, हिटलर जर्मनी का प्रमुख नेता था, हिटलर कहाँ का प्रमुख नेता था, है ना। और एक अभी शब्द है मुसोलिनी, ये इटली का प्रमुख नेता था, कहाँ का था, इटली का। हम लोग पार्टिकुलर एक चैप्टर में ये दोनों के बारे में पढ़ेंगे, ओके। तो अबिसिनिया मुसोलिनी के आक्रमण नीति का शिकार हुआ, ठीक है। मुसोलिनी का सफलता प्राप्त करते देख हिटलर ने ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया पर धावा बोल दिया।
देखो बाबू, देखो 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 देखो, समझिए समझिए, है ना। कभी कभी क्या होता है ना, मोटिवेशन मिल जाता है। मोटिवेशन समझते हो? मोटिवेशन मैंने समझिएगा, अगर आप दो तीन मित्र एक साथ पढ़ाई कर रहे हो, समझिएगा बात को, एक ही क्लास के विद्यार्थी हो या एक ही साथ पढ़ाई कर रहे हो या जॉब की तैयारी कर रहे हो, एक ही कमरा में रह के, अगर 5 विद्यार्थी में से उसमें थोड़ा कम, मतलब आपसे थोड़ा कमजोर विद्यार्थी का, है ना, ऐसे तो कोई कमजोर होता ही नहीं है, पर मैं एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, आपको ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरा वो जो दोस्त है ना, थोड़ा पढ़ाई में कमजोर है, थोड़ा पढ़ाई में, पर क्या हुआ कि नौकरी में तो उसने पहले ही दंगल मार दिया। अरे भाई, मेरे से पहले उसकी सर्विस हो गई। अब बताओ, अंदर से तुम्हें दो तरह के फीलिंग होगा, है ना। एक तो कस के ईर्ष्या होगा, पूरा कस के एकदम लगेगा कि अरे भैया ये क्या हो गया। हाँ, बोलोगे नहीं, बोलोगे नहीं, लेकिन उसको अगर दूसरे वे में, अगर दूसरी, है ना, रास्ता में लोगे और दूसरे व्यू में उस बात को लोगे, तो आप मोटिवेशन भी ले सकते हो कि भाई उसकी मेरे से पढ़ाई कमजोर थी, जब वो नौकरी ले सकता है तो मैं क्यों नहीं ले सकता, होगा कि नहीं, ये मोटिवेशन। तो बगल में क्या देखा, सुनिएगा सब कोई, अबिसिनिया मुसोलिनी की आक्रमण नीति का शिकार हुआ और मुसोलिनी की सफलता देखकर हिटलर से रहा नहीं गया, हिटलर से। तो आपको ये कहानी, इस कहानी में दो बात बताए, एक ईर्ष्या वाली बात और दूसरा उसका मोटिवेशन। ईर्ष्या वाला बात को काट दीजिए और उसका अपोजिट मोटिवेशन वाला, कि भाई मेरे से कमजोर विद्यार्थी की नौकरी हो गई, मेरे से कम पढ़ रहा था उसकी नौकरी हो गई, तो ईर्ष्या हटाकर मोटिवेशन में आ जाओ, मोटिवेशन उससे सीखो। अरे भाई क्या किया, क्या किया, अब मोटिवेट हो जाओगे तुम्हारी भी बहुत जल्दी से हो जाएगी नौकरी, है ना। आइए एकदम जस्ट देखो, ये कहानी है कि भाई मुसोलिनी तो एकदम दनादन अपनी सफलता को आगे, हिटलर कहा कि हम थोड़ा सा कम थोड़ी है ना, हम थोड़ा सा कम नहीं है बाबू। अब हिटलर ने ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया पर क्या बोल दिया, धावा बोल दिया, मैंने आक्रमण कर दिया। उसने पोलैंड पर भी चढ़ाई कर दी और इसके साथ द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया। फिर अगर बात करा जाए तो द्वितीय विश्व युद्ध में भी, है ना, आगे कौन आ गया, जर्मनी आ गया, हिटलर ही पर जर्मनी। और आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, सभी ने सुना मैंने क्या बोला, द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया किस आक्रमण से, तब पोलैंड के आक्रमण से। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत किस आक्रमण से हुई, पोलैंड। जैसे ही पोलैंड पर आक्रमण हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध का क्या हो गया, शुरुआत हो गया। तो लिख लीजिएगा ना, लिख लीजिए, ज्यादा बेहतर होगा, है ना। अब लिख लेना चाहिए, चोरी छुपे लिख लेना चाहिए, बोलते बोलते लिख लेना चाहिए। इंतजार किस बात का तुम लोग करते हो जी, हाँ लिखिए। द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध किस पर आक्रमण करने से आरंभ हुआ, करने से आरंभ हुआ, आरंभ है प्रचंड की। गनवा सुने हो ना जी। द्वितीय विश्व युद्ध किस पर आक्रमण करने से आरंभ हुआ, तो केकरा पर बाबू, पोलैंड, है ना। हिटलर ना मुसोलिनी के देख के बहुत मोटिवेट हो गया, भाई मुसोलिनी को देखकर बहुत क्या हो गया, मोटिवेट हो गया, कहा कि रुका था, है ना। और पोलैंड, पोलैंड पर आक्रमण हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया। लिख लिए सब कोई, चलिए तब आगे चलते हैं। गृह युद्ध, गृह मने घर, गृह मने घर के युद्ध, आंतरिक युद्ध अपने घर में। यही चलिए शब्द एकदम फोकस,
इधर हेलो, आपस में बात नहीं करना है। आगे चले, कहानी अगर इंटरेस्ट लेके सुनते रहिएगा, समझते रहिएगा, है ना, तो सारा बात एकदम ठीक लगने लगेगा। गुटबंदी और सैनिक संधियों भी द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जिम्मेवार थी, ठीक ना। देखो ऐसा है, मुसोलिनी, ठीक, गुटबंदी और सैनिक संधियां भी द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जिम्मेवार थी। शांति बनाए रखने के नाम पर यूरोप में अनेक संधियां हुई, जिसके परिणाम स्वरूप यूरोप पुनः दो गुटों में बट गया। एक गुट का नेता जर्मनी और दूसरे गुट का नेता, फिर से लफड़ाबाजी हो गया, है ना। एक गुट का नेता किसे बना दिया गया, और एक गुट का नेता किसे बना दिया गया, फ्रांस को। इस गुटबंदी के पीछे सैद्धांतिक समानता और हितों की एकता थी। इटली, जापान, जर्मनी एक सिद्धांत फासिज्म में विश्वास रखता था। देखो अब यहाँ पर थोड़ा सा अलग माहौल बन रहा है, विचारधारा से लोग अब जुड़ने लगे हैं। यहाँ पर क्या बात कर दिया, इटली, जापान और जर्मनी एक सिद्धांत को फॉलो करते हैं। उस सिद्धांत का नाम है फासिज्म। क्या नाम है, उसके वजह से अगला माहौल दूसरा बन रहा है बाबू। देखो गुट का बनना ही, जैसे ही गुटबाजी बनेगा कहीं भी, आज भी ना बच्चे लोग ना गुट बनाना शुरू कर दिए हैं, है ना। गुट, अरे भाई गुट क्यों बना रहे हो, गुट बनाओगे और गुट बनाओगे तो आपके मन मस्तिष्क में क्या चलेगा कि हमारे पास पावर हो गया। तो जैसे ही गुट बनाओगे तैसे ही लड़ाई, अच्छा अच्छे काम के लिए बनाओगे तो उत्तम है, पर लोग आज के ख्याल में बच्चे लोग अच्छे काम के लिए बना ही नहीं रहे, ज्यादा मात्रा खराब कामों के लिए है। हमको मार दिया है, फोन करेगा, 5 गो लइकन लेके आएगा, झगड़ा झंझट। अच्छे काम के लिए, नेक काम के लिए अगर गुट बने तो बहुत सुंदर बात है, पर बनता नहीं है, है ना। अभी देखो गुट बन रहा है, तो गुट बन रहा है इसका मतलब क्या होगा, युद्ध ही होगा, है ना। तो इटली, जापान और जर्मनी एक सिद्धांत फासिज्म में विश्वास रखते थे। चट्टे पट्टे क्वेश्चन नहीं बना लिया तुम लोग, बना लिए, एकदम बना लेना चाहिए। इटली, जापान और जर्मनी किस सिद्धांत में विश्वास रखते हैं, अलर्ट मोड में रह तब ना, है ना, अलर्ट मोड में रहो, ठीक। इटली, जापान और जर्मनी किस सिद्धांत में विश्वास रखते थे, तो क्या, फासिज्म, है ना। फासिज्म वहां की एक विशेषता, फासिज्म आप इसको जाति के नाम पर मान लो, धर्म के नाम पर मान लो, है ना, पार्टी के नाम पर मान लो, तो फासिज्म में विश्वास रखते थे, ठीक है। इसका मतलब इस बार ये तीनों एक ग्रुप में रहने वाले हैं द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम। ओके है, आगे बढ़ू, चलिए। और उनकी नीति में समान रूप से प्रसारवादी थी। प्रसारवादी मैंने समझला, नहीं समझला, ऐसे समझा, इतना बड़ा क्षेत्र अपने देश का खुद है, ओके। अब एक बगलवा वाला देशवा को ना हड़प लेना है ना। तो अब आपका क्षेत्रफल इतना बड़ा हो गया कि नहीं हो गया, इसको बोलते प्रसारवादी नीति, है ना। प्रसारवादी मतलब छोटे छोटे देशों को अपने देश में मिला लेना। तो शौक से कोई देश चाहे, कोई देश चाहते ही हो कि हम कोई दूसरे देश के अधीन रह भाई, जबरदस्ती उपनिवेश करके, है ना, शक्तिशाली होने का फायदा उठा लेता है लोग। ये राष्ट्र वर्साय की संधि से शुद्ध थे। देखो बाबू, आखिर ये तीनों, यहां देखिए ना जी, ये तीनों का गुट कैसे बन गया। तीनों को जो है ना दुखवा एके है, तीनों का दुखवा एके है। पीछे वाले बालक लोग इधर देखो, ये तीनों का दुखवा एके है। का दुखवा था,
वर्साई की संधि में इन तीनों को जो है ना प्रताड़ित किया गया, तो कहा कि अब मौका मिल गया है भाई, हमने तीनों के साथ वर्साई की संधि में ना बहुते अत्याचार हुआ है, अब उसका बदला लेंगे हम लोग, है ना। हर हाल में थोपी गई शर्तों से मुक्ति चाहते थे। इसके विपरीत फ्रांस, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड आदि देशों के हित एक थे। अब देखो बी टीम तैयार हो गया, फ्रांस, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड। अरे भाई पोलैंड पर अभी ना हमला किया है कौन? हिटलर ना जी, और हिटलर जर्मनी के ना, तो पोलैंड तो एकदम बिखियाल रहेगा न रहेगा जी। हम कोई से दोस्ती करते हैं और दोस्ती करने के बाद जर्मनी को देते हैं जवाब, है ना, क्योंकि उन्हें वर्साई की संधि से बहुत लाभ नहीं हुआ। ए यार गजब बात है, अरे तू लाभे के फेर में है, एगो के बहुत सारा नुकसान, यही ना कहल जाता है देहतिया में यही कहतिया है। का कहतिया है? एकदम देहतिया में कहतिया सुनो, कहावतिया ये है कि कोई खा खा के मरे और कोई बिना खेले मर जाए। मतलब कोई के पास खाने के लिए कुछ नहीं है और कोई आदमी खा खा के मर जा रहा। अरे भाई तुमको तो लाभ हो गया है, तुमको तो कुछ लाभ हुआ है, और इन लोगों के साथ तो अत्याचार हो गया था, है ना। और ये हर हाल में उससे कायम रखना चाहते थे। इंग्लैंड शुरू से इस गुट में शामिल नहीं था, लेकिन परिस्थितिवश उसे भी इस गुट में सम्मिलित होना पड़ा। रूस अब तक अछूता था, दोनों गुट उसे संदेह की नजर से देख रहे थे। बढ़िया से समझिए, गौर फरमाइए, एकदम एकदम मस्ती से सुनो, एकदम मजा आ जाएगा। इंग्लैंड शुरू से इस गुट में शामिल नहीं था, चलो, लेकिन परिस्थिति बस उसे गुट में शामिल होना पड़ा। बाद में कोई कंडीशन आ गया। रूस अभी कोई के गुट में न है, न इटली, जापान, जर्मनी के गुट में है, और न फ्रांस, चेकोस्लोवाकिया और पोलैंड के। तो इसको संदेह से लोग देख रहा है, इसको संदेह से देख रहा है ना। सुनिएगा, शांति बनाए रखें आप लोग, है ना। एक अभी आओ पढ़िएगा, मजा आ जाएगा। पॉलिटी और इतिहास जब पढ़िएगा ना, ध्यान से पढ़िएगा ना, तो आनंद आएगा, है ना। जब शीत युद्ध का दौर था, कौन युद्ध का दौर था? शीत युद्ध का। आएगा 1945 के बाद शीत युद्ध का दौर हुआ था, तो पूरी दुनिया दो गुटों में बट चुकी थी। पूरी दुनिया कई गुटों में बट चुकी थी? दो गुटों में, है ना। एक था सोवियत संघ वाला गुट, और एक था संयुक्त राज्य अमेरिका वाला गुट, और भारत किसी गुट में नहीं था। सुने क्या मैंने बोल दिया? ना तो भारत सोवियत संघ के गुट में गया था, और नहीं तो भारत संयुक्त राज्य अमेरिका वाला गुट में था। तो सब देश ना देख रहा था टुकुर टुकुर कि भारत जयते करने हो, तो भारत किसी के साथ नहीं मिला। भारत ने अपने तरफ से एक अलग गुट बनाया, जो 1947 के बाद बहुत सारे देश आजाद हुए थे, तो वो उसने कहा कि नहीं भाई, हम लोग किसी के गुट में नहीं जाएंगे, अब ये हम लोग झेल के आए हैं, हम लोग एक अलग गुट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? उसको बोलते हैं गुट निरपेक्षता की नीति। खैर आते हैं, तो रूस तब तक ना अछूता था, दोनों गुट उसे संदेह की नजर से देख रहे थे, लेकिन परिस्थिति बस जर्मनी ने रूस की ओर हाथ बढ़ाया। जर्मनी चालाक बन गया, कहा कि दोस्ती करोगे? कहा कि अरे भाई क्या बात कर रहा है, सोच लेते हैं, है ना, है ना। सोच ही रहा था रूस कि हम किकरा साथे जाए, तनुगला ऑफर दे दिया। जर्मनी क्या दे दिया? ऑफर दे दिया, रूस की ओर हाथ बढ़ा दिया। इस तरह गुटबंदी से संपूर्ण यूरोप का माहौल विषक्त हो गया। देखो गुट बन रहा है ना, तो माहौल विषक्त ही होगा। माहौल क्या होगा? विषक्त ही। विषक्त माहौल में शंका के लिए हर छोटी सी बात महत्वपूर्ण होती है। जब माहौल विषक्त हो जाता है ना, माहौल विषक्त हो जाता है, तो समझ लो कि हर छोटी बात पर झगड़ा हो सकता है।
एकदम मन प्रफुल्लित है, मन खुश है, कुछो है ना, तो एक दो बात इधर उधर भी हो जाता है तब बर्दाश्त हो जाता है। लेकिन मन अगर कड़वाहट से भरा हुआ है, मन पल ही से टेंशन में है, और कोई बीचवा में दूसर बात हो जाएगा तो तुरंत ही जो है ना से हेटाफेटी शुरू हो गलवाओ का। तो ऐसने माहौल था, बन गया था, ठीक ना। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट का नाम है हथियारबंदी। क्या है, समझेंगे इस पॉइंट को हम लोग। गुटबंदी और संशय के माहौल में प्रत्येक राष्ट्र अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे थे। परिणाम स्वरूप सशस्त्रीकरण को बढ़ावा मिला। देखो, जब माहौल ऐसा बन गया, ग्रुपबाजी होने लगा, तो सब देश ना संशय में था कि कब युद्ध हो जाएगा। इसलिए जितना हो सके उतना शस्त्र बनाओ, कब केकरा पर हमला हो जाएगा, कब युद्ध स्टार्ट हो जाएगा, तब भोज के दिन कोहरा रुकबा बना के पूरा स्टॉक रखो, ठीक ना। हाँ, कहावतिया है नहीं। चलिए, ब्रिटिश सरकार जो निशस्त्रीकरण का उदाहरण पेश करना चाहती थी, वे वित्त मंत्री ने चेम्बरलिन ने मार्च 1937 में घोषणा की कि प्रतिरक्षा व्यय की पूर्ति अब केवल कर लगाकर नहीं की जाएगी। उसने इस प्रयोजन के लिए 40 करोड़ पाउंड का ऋण लेने तथा 5 वर्ष की अवधि में प्रतिरक्षा पर 1.5 अरब पाउंड व्यय करने का प्रस्ताव किया। देखो जी, जैसे भारत है अपना देश, तो भारत का जो रुपया मुद्रा जो हुआ ना, मुद्रा वो हुआ रुपया। उसी तरह से अलग अलग देश में मुद्रा का अलग अलग प्रारूप माना जाता है। कहीं का डॉलर है, रूस का रूबल है, इसी तरह से अलग अलग देश में पाउंड है। यूरोपीय कंट्री में पाउंड चलती है ना। अच्छा, सब देश में अलग अलग की बात है। अमेरिका में डॉलर चलेगा, है ना, बहुत ऐसे देश में डॉलर चलेगा, ठीक ना। प्रधानमंत्री बाल्डविन ने इन प्रस्तावों का समर्थन यह कहकर किया था कि उनका उद्देश्य आक्रमण को रोकना है। प्रत्येक देश का रक्षा बजट बढ़ रहा है और नए नए हथियारों से प्रत्येक राष्ट्र अपनी सेना को सुसज्जित कर रहा था। नौसेना, वायुसेना पर जोर दिए जाने लगा। इस सैनिक तैयारी असुरक्षा की भावना का संचार था। अब देखिए बाबू, सब कोई सारा का सारा देश अपनी आय का, अपनी इनकम का, ठीक ना बाबू, अपनी इनकम का ज्यादातर खर्चा किस पर कर रहा है? अस्त्र शस्त्र पर, यानी अपनी प्रतिरक्षा, सुन रहे सब कोई, अपनी प्रतिरक्षा पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं, है ना। अपनी डिफेंस पर, वायुसेना पर, ठीक है, जल सेना पर, नौसेना पर सारे लोग खर्चा बढ़ा दिए हैं। जितना हो सके बड़ी मात्रा में लोग सेना तैयार कर रहे हैं, वायु सेना तैयार कर रहे हैं। प्रतिरक्षा पर सारा देश खर्चा ज्यादा कर रहे हैं। हाँ जी, देखो लिखल है। अभी ये तो बताए बाबू, है ना, अभी बताया ना, जैसे भारत का मुद्रा होता है रुपया, उसी तरह से एक कंट्री का, अब किस कंट्री का, तो कई कंट्रियों का पाउंड है। मैंने बोला ना, जैसे डॉलर, अब आप करेंट में वैल्यू देख सकते हो कि रुपया और पाउंड में क्या है कंपैरिजन। देखना चाहते हो? चलो पहले इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं तो आगे चलते हैं, है क्या। चलो देखो, आ ही गया ना सवाल, राष्ट्र संघ की असफलता, जो मैंने अब पहले ही क्वेश्चन आप लोगों को लिखवा दिया। अब तो आप इस टॉपिक से भी आप अपना क्वेश्चन का आंसर लिख ही सकते हो, है ना। तो चलो इस टॉपिक को पढ़ाकर आज की क्लास को अंत करेंगे हम लोग, है ना। राष्ट्र संघ की असफलता, पहले ही आपका पहला ही क्वेश्चन लिखवा दिया हूं, है ना। राष्ट्र संघ की भ्रामक शक्तियां और सदस्य राष्ट्रों के
सहयोग का अभाव भी द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना। शांति। राष्ट्र संघ ने छोटे छोटे राज्यों के मामलों को आसानी से सुलझा लिया। देखिए बाबू, आप लिखिएगा राष्ट्र संघ के असफलता के निम्नलिखित कारण है। कहा लिखिएगा कि राष्ट्र संघ ने छोटे छोटे, लिख देना, छोटे छोटे राज्यों के मामलों को आसानी से सुलझा लिया, लेकिन बड़े राष्ट्रों के मामले में उसने अपने आप को अक्षम पाया और अंततः उसको इस कार्य के लिए समर्थन और शक्ति राष्ट्रों का सहयोग नहीं मिला। हर निर्णायक कार्रवाई की घड़ी में शक्तिशाली राष्ट्र अपने निहित स्वार्थ के हाथ खड़ा कर लिए। इस प्रकार राष्ट्र संघ की असफलता से द्वितीय विश्व युद्ध का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो आज तक हम लोग राष्ट्र संघ की असफलता, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बंद हो गया जी। कै बजे आइएगा?